चलें हम लोग शुरू करें। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑप्टिक्स में जो पहला एक दो लेक्चर होगा उसमें कई चीज एक साथ हम लोग लेकर चलेंगे। पहले हम चाहेंगे थ्योरेटिकल पार्ट जो ऑप्टिक्स का है वो कवर करें, और ये जैसे आप एनसीईआरटी में खोजेंगे कहाँ है, तो ऑप्टिक्स का जो पहला दो पन्ना है, अरे एनसीईआरटी में जो ऑप्टिक्स का दो पन्ना पहला है वो पूरा ले लेंगे। वेव ऑप्टिक्स का जो पहला पन्ना है, दो तीन पन्ना वेव ऑप्टिक्स वो भी ले लेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी शुरुआत ले लेंगे। मतलब एक साथ इतना पार्ट को हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं। इसमें थ्योरी तो एक दो दिन चलेगा, थ्योरी में हम लोग का लगभग पूरा बात आ जाएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स से। पहले ऑप्टिक्स क्या है, तो बात हुआ कि जिसमें हम लाइट के बारे में बात करना शुरू करें, उस वाले ब्रांच के फिजिक्स के उस ब्रांच में जहां हम लाइट एनर्जी का डिस्कशन करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स के नाम से जान रहे हैं। ऑप्टिक्स में बोले तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑप्टिक्स पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको आप कहते हो रे ऑप्टिक्स। ठीक, और दूसरा हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स के दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, वेव ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है इसका क्वांटम ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटते हैं, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या है समझना, ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसी को हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स भी। इसमें हम केवल पढ़ते हैं कि लाइट कैसे प्रोपगेट करता है मीडियम में। इसमें प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट मीडियम में कैसे प्रोपगेट कर रहा है, जिसमें रिफ्लेक्शन ला, क्या होगा, नहीं गया तो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब लाइट के प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। लाइट को हम रे की तरह ट्रीट करते हैं, सुन लो। और इसमें हम लोग कहते हैं भाई कि जो अपर्चर है जहां से लाइट पास कर रहा है वो वेवलेंथ से बहुत ज्यादा एज्यूम किया जाता है। वेवलेंथ के कंपेयर में जो अपर्चर है वो बहुत बड़ा है। जैसे लेंस अपर्चर का काम कर रहा है तो लेंस का डायमीटर वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत बड़ा है। उस जगह हम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, जहां अपर्चर का डायमेंशन वेवलेंथ के डायमेंशन से बहुत बड़ा हो वहां पर हम रे ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, इमेज का फॉर्मेशन सब इसी में आ जाता है। इमेज का फॉर्मेशन, रे का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पार्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल उसके बारे में कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां इमेज बना रहा है, ये सब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पढ़ते हैं। जबकि फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट का फिजिकल मीनिंग क्या है, लाइट है क्या, लाइट है क्या, इसी प्रश्न से लाइट में दो पार्ट बन जाता है, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। लाइट को हम लोग यह भी मानते हैं उसके अंदर वेव नेचर है, वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्चुअल में लाइट को माना गया ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्स बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ही ट्रांसवर्स होता है। जानते हो दो तरह का वेव होता है, लॉन्जिट्यूडल और ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ही रखता है, ट्रांसवर्स नेचर रखता है। याद होगा सब लोगों को, लॉन्जिट्यूडल नेचर में बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में यदि पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उसको लॉन्जिट्यूडल मैकेनिकल वेव, जब पार्टिकल का नाम लेते हैं तो वो मैकेनिकल वेव है, जो हम वेव के चैप्टर में पढ़ते हैं वो मैकेनिकल वेव्स है। जैसे पार्टिकल क्या करता था, वेव के मोशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, उसको हम लॉन्जिट्यूडल वेव, और जिसमें पार्टिकल वेव के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है उसे हम ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कहते हैं।
उसी तरह जब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेट करें और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं और इसका भी नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो जब फिजिकल मीनिंग आई कि लाइट क्या है, इस पर बड़ा विवाद हुआ, बहुत बातें आई, तब जाके ये सामने लाइट का ये नेचर है। हम फाइनल नेचर भी बोल रहे हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो इसके बारे में जो ट्रांसवर्स नेचर, वेव नेचर की जो पढ़ाई पढ़ते हैं लाइट का, वो हम वेव ऑप्टिक्स से पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं वेव नेचर से इंटरफेरेंस होना, डिफ्रैक्शन होना, पोलराइजेशन होना, यह सब वेव नेचर में आता है। याद रखिएगा पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव का होता है, इसलिए लाइट का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, तो इसका नेचर भी ट्रांसवर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स है। लाइट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम ये मानते हैं कि लाइट जो है वह क्वांटा के रूप में चलती है। क्वांटा माने जो वेव पैकेट है, एनर्जी पैकेट है, वह कंटिन्यूअस नहीं है, वह डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में है। इस डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा, और इसी को हम कहते हैं फोटॉन। क्वांटा या फोटॉन, इसलिए नाम इसका है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, जो हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं, जो हम लोग के सिलेबस से मॉडर्न है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, वो लाइट के क्वांटम नेचर को बतलाता है, जबकि लाइट के वेव नेचर को बताता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। मतलब लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर है क्योंकि वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा चीज ऑसिलेट करता है सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ई, बी और सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लैंग्वेज याद रहेगा सबको। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका नेचर ट्रांसवर्स है क्योंकि प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक वेक्टर है, तो अब कहेंगे इसका नेचर ट्रांसवर्स है, और ट्रांसवर्स है तो इसका भी पोलराइजेशन होगा। तो लाइट का पोलराइजेशन होता है क्योंकि वह ट्रांसवर्स नेचर। जबकि साउंड याद करना लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इसलिए उसमें पार्टिकल का होना जरूरी है, मीडियम का होना जरूरी है। तो साउंड मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, सॉरी लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए साउंड का पोलराइजेशन नहीं होगा, लेकिन लाइट का पोलराइजेशन होता है। साउंड लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है, जबकि लाइट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहो तो ट्रांसवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ही ट्रांसवर्स है। मैकेनिकल वेव्स है तो दो नेचर हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इस तरह समझ आया कि लाइट में दोनों प्रॉपर्टी को हम अलग अलग ब्रांच दिए, एक वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग के सिलेबस में है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और दूसरा क्वांटम ऑप्टिक्स जो हम लोग के मॉडर्न में है, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रमन और कॉम्पटन स्कैटरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये है लाइट के बारे में थोड़ा बातें बढ़ाया जाए। लाइट है क्या, तो शुरू में बोला गया लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक बात ध्यान देना, पूरा फिजिक्स एनर्जी पढ़ता है, बात समझ रहे हो। मैकेनिकल मैकेनिक्स पढ़ते तो मैकेनिकल एनर्जी की डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है। ऑप्टिक्स है क्या सर, ऑप्टिक्स भी हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, बस एनर्जी का नेचर अलग अलग है उसके काम के हिसाब से। थर्मल क्या है, हीट एनर्जी की बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, पूरा फिजिक्स ये नेचर का स्टडी है भाई, और नेचर का सब कुछ किससे गवर्न होता है, एनर्जी से। कहते हैं ना भाई भगवान भी सब चीज क्या रखे हैं, एनर्जी के फॉर्म में। भगवान मींस क्या, एनर्जी है ना, नेचर को कहते हैं हम लोग एनर्जी। तो अब सीधा सीधा बात कहते हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे, हम जहां बात करें वहां लौटना है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लाइट है क्या, तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट को हम मानते हैं कि यह एक सबसे पहले लड़ाई शुरू हुआ कि लाइट है क्या, राइट। अभी तो हम लोग जान गए, तो हम लोग जानते हैं भाई लाइट एक ऐसी एनर्जी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सके, उसे हम लाइट कहते हैं। यही ना सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। फिर लोगों ने कहा लाइट है क्या, कि पार्टिकल है कि वेव है, लाइट क्या है। तो सबसे पहले इस मामले से रिलेटेड जो थ्योरी आया वो है न्यूटन साहब का, और इस थ्योरी का नाम है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी
कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। न्यूटन साहब ने क्या कहा? लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इस पार्टिकल का नाम उन्होंने कॉर्पसल दिया। क्या नाम दिया बेटा? कॉर्पसल दिया। का लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है और उस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल है। और कहा कि अलग अलग कलर क्यों है? तो कहा जो अलग अलग कलर इसलिए है क्योंकि कॉर्पसल का साइज क्या है? अलग अलग है। मतलब अलग अलग कलर के लिए साइज क्या है? अलग अलग है। तो उन्होंने लाइट को किससे मिलकर बना हुआ माना था न्यूटन साहब ने? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और कहा इस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल दिए। कॉर्पसल का साइज अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है। और इन्होंने इसी के सहारे इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ भी प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया ये भी सुन लो। न्यूटन साहब ने, क्योंकि उस समय तक लोग ये तो जानते थे कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ फॉलो कर रहा है, तो जो भी थ्योरी आ रहा था पहले उसको यह बताना होगा क्यों रिफ्लेक्शन और क्यों रिफ्रैक्शन लॉ फॉलो कर रहा है लाइट। तो न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर ही लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नेचर को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या कहा वो अब सुन लो जल्दी से। इन्होंने कहा कि जब लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास आता है तो लाइट तो किससे मिलकर बना है? कॉर्पसल से। जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के काफी पास आता है तो लाइट के पार्टिकल पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस द्वारा नॉर्मली रिपल्सिव फोर्स लगाया जाता है। नॉर्मली रिपल्सिव फोर्स लगाया, क्यों लगाया जाता है ये एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, क्यों नॉर्मली रिपल्सिव लग रहा है। ये क्या पहले मान लो ना, प्रूव करके दिखा रहे हैं। अच्छा ये फॉलो कर रहा है तो मैंने मानो, मेरी बात समझ में? इन्होंने कहा लाइट जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचता है, लाइट जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचता है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक रिफ्लेक्शन फोर्स रिफ्लेक्टिव सरफेस द्वारा रिपल्सिव फोर्स काम करता है। रिपल्सिव फोर्स काम करेगा मतलब ये मान लो आई एंगल से गिरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसमें हम कह सकते हैं वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ोगे। इधर आई है तो इधर कहोगे v cos i, और इधर कहोगे v है भाई v cos i, और इधर कहोगे v sin i। नॉर्मल रिपल्सिव काम कर रहा है तो किस वेलोसिटी को कम कर रहा है भाई? ये नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी को कम कर रहा है, लेकिन यह कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है उस वेलोसिटी को जो सरफेस के पैरेलल है, क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में, सरफेस के पैरेलल वो वेलोसिटी है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं। सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं है तो सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, और नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, इसलिए नॉर्मल वेलोसिटी घटते जा रहा है, जिसके कारण इसका पाथ ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर। और फिर यहां तक सरफेस के पास तक आते आते नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो गया? 0, और रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो ये वापस भागना शुरू करेगा और कहीं ऐसे आ गया। अब यहां से जा रहा तो ये एंगल r है, और चूंकि एक ही मीडियम में है तो एक ही मीडियम में वेव की वेलोसिटी एक ही रहता, तो यहां भी v है तो यहां भी v रहेगा। मजेदार बात है v cos r नॉर्मल है और v sin r क्या है? यह पैरेलल है। इस समय चूंकि नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स काम करता है तो नॉर्मल डायरेक्शन का वेलोसिटी को कम किया, और कम करते करते सरफेस के पास आते आते नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गया, और जिसके कारण फिर ये वापस लौटना शुरू किया, इसीलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। और चूंकि पैरेलल वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम कर सकते हैं v sin i जो है वो v sin r के बराबर है, इसलिए सर v कट गया, एंगल i एंगल r के बराबर है। कितना बढ़िया से रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है ये भी समझा दिया, और रिफ्लेक्शन लॉ एंगल i इक्वल टू एंगल r क्यों है वो भी बता दिया। क्या पहले बात समझ में आया? न्यूटन साहब का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन साहब ने माना कि लाइट किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना है। इस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल है। कॉर्पसल का साइज अलग अलग है, अलग अलग साइज होने के कारण है इसका कलर अलग अलग दिखाई देता है। क्लियर है बात? दूसरा बात इन्होंने बोला कि लाइट जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास आता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस द्वारा कॉर्पसल पर नॉर्मल रिपल्सिव फोर्स लगाया जाता है, जिससे कि नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी लगातार चेंज होने लगता है, जबकि सरफेस के पैरेलल जो वेलोसिटी वो अनचेंज, जो कि फोर्स नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल फोर्स लगने का वेलोसिटी सरफेस के पास तक आते आते वेलोसिटी क्या जाता है? नॉर्मल डायरेक्शन में 0 रह जाता है, लेकिन सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी रहता है। जब ये वापस जाता है तो v sin i v sin r के बराबर, जिसके कारण एंगल i एंगल r के बराबर हो जाता है। यही है रिफ्लेक्शन लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन लॉ। क्या समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट फिर कहा गया भाई इन्होंने कैसे रिफ्रैक्शन लॉ प्रूव किया।
रिफ्रैक्शन लॉ भी एक गजब का प्रूव किया। सब लोग को याद होगा, जब रेस रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुकता है, और जब रेस डेंसर रेयर से डेंसर गया तो नॉर्मल की तरफ, और जब रेस डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से अभी जाता है। अब इन्होंने पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, रेयर से डेंसर जा रहा है। हम इस समय न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बात कर रहे हैं। मान लिया कि रेयर में वेलोसिटी v1 है और डेंसर में वेलोसिटी v2 है। अब इन्होंने क्या कहा, जब रेस रेयर से डेंसर जाता है और जब रेस सरफेस के पास आता है, बाउंड्री वाला जहां सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, उस बाउंड्री के पास आता है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। क्या करने लगता है? नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। उन्होंने रीजन नहीं बताया क्यों अट्रैक्टिव काम कर रहा है, क्या अट्रैक्टिव काम कर रहा है। मान लो तो हम प्रूव करके दिखाते हैं स्नेल्स लॉ। उस समय तक यही पता था स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ में ये पता था कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है ये नहीं पता था, बस ये पता था साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास आ रहा है, खासतौर से जब वो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। क्या नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है? इससे क्या होगा सर, बता रहे क्या होगा। पहले तो ये एंगल आई है और इसमें वेलोसिटी v1 है। वेलोसिटी दो भाग में टूटेगा, ये आई तो ये आई, इधर कहोगे v1 cos i, ऐ भाई रुको बदमाशी, इधर कहोगे v1 cos i तो इधर कहोगे v1 sin i। अब अट्रैक्टिव काम करेगा तो निस्संदेह जो नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी वो बढ़ने लगे। फोर्स ने अट्रैक्टिव काम कर रहा है, मतलब खींच रहा है, तो ऑटोमेटिक है कौन से डायरेक्शन में नॉर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देना अभी भी सरफेस के पहले जो वेलोसिटी वो अनचेंज है, और नॉर्मल की तरफ से वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये इसमें घुसेगा और इसमें घुसेगा तो किसकी तरफ झुक जाएगा बेटा। सॉरी इसका पाथ ऐसा नहीं, थोड़ा और अच्छे से बना दें, तो फिगर बढ़िया नहीं बना है, और क्लियर करके समझाते हैं। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, थोड़ा दूरी ले लेते हैं, है तो नियर द सरफेस, लेकिन समझाने के लिए ऐसे ले लो। हाँ, अब यदि हम बात करें यहाँ पर, ये एंगल आई है, यह वेलोसिटी v1 है, ये सर आई, इधर कपने तोड़ेंगे तो v1 cos i, इधर तोड़ेंगे तो v1 sin i। यदि v1 sin i अनचेंज है और v1 cos i बढ़ते जा रहा है, तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं? किसी भी वेक्टर में यह वैल्यू अनचेंज रहे और यह वैल्यू बढ़ता जाए, तो जनरेट किधर, जिधर वैल्यू बढ़ रहा है उधर की तरफ झुकता जाएगा, और झुकता जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ऐसे जाएगा, और जब यहां से निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं झुक चुका होगा। इसका वेलोसिटी चेंज हो चुका है, और ये यदि v2 है तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, v2 cos r, और इधर कंपोनेंट होगा v2 sin r। फिर उन्होंने कहा, सुन रहे हो, फिर उन्होंने कहा भाई सरफेस के पहले वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं, तो ये जो नॉर्मल अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव करने के कारण ही नॉर्मल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बढ़ गई, और नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ गई तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो नॉर्मल डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा। इसीलिए यहां लिखा गया v1 sin i इक्वल टू v2 sin r, sin i बाई sin r इक्वल टू v2 बाई v1। ये इसने, अरे ये न्यूटन साहब ने लाया, कहा v2 और v1 वेलोसिटी है। किसी मीडियम में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, तो इनके हिसाब से sin i बाई sin r कांस्टेंट हो गया। लो भाई यही तो नियम होता है रिफ्रैक्शन का। इन्होंने sin i बाई sin r को कांस्टेंट प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि ये v2 बाई v1 के बराबर है, और ये भी देख लिया i बड़ा है और r छोटा है। रेस गॉड जब रेयर से डेंसर जा रहा है, फिर जब रेस डेंसर से रेयर जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है बेटा, जब रेस डेंसर से रेयर जा रहा है, उल्टा उल्टा डेंसर से रेयर, तब उन्होंने क्या माना मालूम है कि जब रेस सरफेस के पास आ रहा है तो नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव काम करने लगा। गजब गजब का बात कर। अभी कहते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सिव काम करने लगा। मान लो इस मीडियम की वेलोसिटी v2 और इस मीडियम की वेलोसिटी v1 है, तो ये कह रहे हैं भाई ये एंगल i है, तो v2 है, इधर v2 cos i और इधर v2
cos लिखो, इधर v2 sin i। अब जब याद करिए डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v2 मान लिए, रेयर मीडियम वेलोसिटी v1 मान लिए, तो वहां यहां उल्टा लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा भाई, ये वाला जब रिपल्सन काम करेगा, क्यों भाई रिपल्सन, क्यों भाई अट्रैक्शन, ये नहीं बताऊंगा, इसलिए कि उसमें झुक गया मतलब नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ गया, और इसमें नॉर्मल से आगे गया तो नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी घट गया, नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी घट गया, इस तरह नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। अब बड़े अच्छे से अब इनके द्वारा पाथ तो ऐसे आ गया, अब इनकी आर बड़ा हो गया, इधर v1 है तो इधर v1 cos r, इधर v1 sin r, और इन्होंने इन दोनों को बराबर किया और साथ में ये भी बता दिया क्यों नॉर्मल से अभी चला गया। न्यूटन साहब ने ये थ्योरी दे दिया और इन्होंने बड़े अच्छे से रिफ्लेक्शन लॉ भी प्रूव कर दिया, और लोग 100 साल तक करीब करीब यही जानते थे। न्यूटन साहब अपने समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी बातें एक तरफा चलती थी, कोई और की बातें सुनी ही नहीं जाती थी इनके सामने मैक्सिमम की, जब तक न्यूटन साहब अप्रूव ना करते। और न्यूटन साहब का बात यह आ गया कि भाई अब पूरे 100 साल तक लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, गलत पढ़ा, मतलब गलत क्या पढ़ा कि लाइट किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। लाइट किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। सुन रहे हो, लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इस पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल है, और सर अलग अलग साइज का ये है, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचता है तो नॉर्मल रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचा तो देखना पड़ेगा रेयर से डेंसर जा रहा है तो अट्रैक्टिव नॉर्मल काम कर रहा है, और डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है ये नहीं बताया, देखो ऐसा मानो, देखो ये प्रूव हो रहा है। बात समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान दे रहे हो, इसमें इन्होंने एक बात और बता दिया यहाँ पर इनडायरेक्टली, जब sin i by sin r equal to v2 by v1 इसमें कहा, तो ये बताओ कौन बड़ा है, i बड़ा है कि r बड़ा है? i बड़ा है, sin i बड़ा है इस केस में, और sin r छोटा है तो मतलब v2 बड़ा होना चाहिए, v1 छोटा होना चाहिए। v2 बड़ा मतलब v2 किसमें वेलोसिटी है, डेंसर मीडियम में हमने v2 वेलोसिटी बोला था। इसका मतलब कि न्यूटन साहब की बात सही माना जाए तो इनके हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा और रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम। किसके हिसाब से? मतलब 100 साल तक लोग ये जानते थे कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा और रेयर मीडियम में कम। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आया जो नाम था फोकार्ट रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट, जो फोको मेथड कहते हैं। फोकार्ट रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट आया। हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ना सिलेबस में ना बात करना है, हमें केवल रिजल्ट की बात करना। क्या आया? फोकार्ट रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यह बताया गया कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर में नहीं रेयर में ज्यादा होती है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। अब एक्सपेरिमेंट में है तो मानना ही पड़ेगा भाई कि लाइट की वेलोसिटी रेयर में ज्यादा और डेंसर में कम। अब जैसे ये बात आया, न्यूटन साहब का थ्योरी खटाई में पड़ गया। 100 साल के बाद ये थ्योरी कट हो गया। 100 साल के बाद इस थ्योरी पर प्रश्न लगा कि अरे भाई वहां तो डेंसर में वेलोसिटी ज्यादा कर रहे हैं, और फोकार्ट रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट में आ गया कि डेंसर में नहीं रेयर में ज्यादा होता है और डेंसर में वेलोसिटी कम होता है। ये एक्चुअल बात है कि रेयर में वेलोसिटी लाइट की ज्यादा और डेंसर में कम होता है लाइट की वेलोसिटी। और जब ये बात गलत हुआ तो ये प्रूफ गलत हो गया, और ये प्रूफ गलत हुआ तो लोग पहले ही कह रहे थे जब मन कर रहा है रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, जब मन करता है अट्रैक्शन ले लेते हैं। मतलब नहीं समझ में आया। उसी समय ये भी होने लगा कि लाइट इंटरफेरेंस कर रहा है, लाइट का डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो कहे भाई लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट को वेव होना चाहिए, तो इंटरफेरेंस कैसे करेगा, डिफ्रैक्शन कैसे होगा लाइट का? लाइट का इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन होना यह बतलाना शुरू करता है कि लाइट के अंदर वेव नेचर है। आप एक बात जानिएगा, तब लोगों ने खोजा कि कोई ऐसा बोले कि भाई लाइट के अंदर वेव है तो कैसे एक्सप्लेन करें। उसी समय लोग को हाइगेंस थ्योरी हाथ में लगा। याद रखिएगा हाइगेंस साहब का जो थ्योरम लगा हाथ में उनके मरने के बाद लगा। मतलब जीते जी उनके थ्योरी को कोई नहीं जानता था, उनको पता भी नहीं होगा कि उनका थ्योरी प्रसिद्ध हो गया। जिंदे थे तो उनका थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय न्यूटन साहब के समकालीन थे। अब न्यूटन साहब ने तो अपना सिक्का ही जमा रखा था,
तो भाई उनके आगे किसकी चलेगी? इनकी थ्योरी किनारे हो गया। लेकिन जब न्यूटन साहब का थ्योरी टूटा और दिखने लगा वेव नेचर है, तब लोगों का ध्यान हाइगेंस साहब के थ्योरी पर गया। कहानी सुनाई दे रहा है? किसकी कहानी चल रही है भाई? लाइट की कहानी। कैसे लाइट का? कुछ सुनो भाई। आज आप लोग भाई के मोबाइल से टपट टपट दबाते हो, दिन भर मोबाइल में गुजरे रहते हैं। इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने साइंटिस्टों का कितना खून लगा है। आज ना हर 5 साल के, हर 1 साल 2 साल में सब चीजें चेंज होने लगती है, मॉडर्न सब चीज। अरे भाई अब तो देख रहे हैं कि भाई अब तो एआई का जमाना आ गया है ना। हम देख रहे थे गांधी जी के फोटो में सब बुलवा के बेचारे गांधी जी, है ना। हमें आया तो कहीं से कोई रील उड़ा गया, ठीक है। और जगह जगह से सब जहां जिसको मन करते उसको बुलवा देते हैं, जिसको मन करता है उसका फोटो लगा लेते हैं। तो एआई एक बहुत जबरदस्त चीज आ रहा है जो बहुत मतलब सोशल मीडिया तो बेकार बात हो जाए, कौन चीज क्या आएगा पता नहीं। लेकिन अब जगह पर लौटा, मतलब जो चीजें ये सब हो रही रिवॉल्यूशन, इसके पीछे यहीं से खेल शुरू हो रहा है, यही शुरुआत है। 100 साल तक कोई चेंजिंग नहीं होता था, गलत गलत लोग पढ़ते थे, और आज के दिन में इतना तेज लोग हो गए कि एक साल में अपडेट होने लग रहा है। लेकिन अब आज लौट जाओ अपने जगह पर, अभी चल ही रही है कहानी। अब हुआ लाइट के अंदर क्या नेचर है भाई? लड़ाई शुरू। लाइट पार्टिकल है कि वेव? तो लोगों का लाइट अब वेव है। हाइगेंस साहब के पास चलो, अब वो एक बार बताया उस समय हुआ कि वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये भी कम नहीं थे ना, कुछ बातें ऐसा माने थे कि ना माना है। कहा कि भाई वेव को चलिए, तो लॉन्चिनर वेव माने थे ना लोगों ने, क्योंकि उस समय तो लॉन्चिनर वेव का कांसेप्ट था। मान लिया लाइट लॉन्चिनर वेव टाइप का। अगर वेव है तो मीडियम कहां से आएगा? क्योंकि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम डिस्टर्बेंस चाहिए। इन्होंने क्या माना मालूम है? पूरा यूनिवर्स में क्या फैला है? ईथर का मीडियम। अच्छा, इसके पीछे तो लॉजिक भी था, काहे को ईथर मान रहे हैं? पहले ईथर की डेंसिटी इतना कम है तो उसमें से सब ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। इसलिए हमने माना पूरे दुनिया में किसका मीडियम फैला हुआ है? ईथर का मीडियम फैला हुआ है। ये आ बार आया समझ में? सब पढ़े लिखे थे तुम लोग? पूरे दुनिया में किसका मीडियम फैला हुआ है? कौन बोला था ये? हाइगेंस साहब। धीरे से वेव ऑप्टिक्स की तरफ घुस चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स टाइप का चीज चल रहा है। पूरे दुनिया में कौन सा मीडियम फैला है? ईथर का मीडियम फैला हुआ है भाई। आप नहीं बोल रहे? और कहा ईथर की डेंसिटी इतना कम होता है कि सब चीज उसमें से पास कर जाए। उस समय तक लोगों को लाइट की वेलोसिटी निकालने नहीं आता था भाई। तो फोकल रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन व्हिच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कैलकुलेटेड इन लैब। वेलोसिटी ऑफ लाइट लैब में कैलकुलेट करने वाला जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो फोकल रोटेटिंग मिरर पर। वहीं से तो न्यूटन साहब कटे कि भाई उसने रेयर मीडियम में भी नापा लाइट की वेलोसिटी, डेंसर में नापा, इधर रेयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा और डेंसर में कम, जबकि न्यूटन साहब के हिसाब से डेंसर में ज्यादा होना चाहिए था। यहीं से न्यूटन साहब का थ्योरी कट। हाइगेंस साहब ने कहा वेलोसिटी v बराबर, उस समय बता देते तुम लोग जानना भी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी का फार्मूला न्यूटन ही साहब ने दिया था, √E/d। E इलास्टिसिटी और d डेंसिटी। ईथर का इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है और डेंसिटी बहुत कम, तो E बहुत ज्यादा और d बहुत कम, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा, इसलिए हमने ईथर मीडियम ले लिया। बाद में जाके ईथर मीडियम का कांसेप्ट तो कैंसिल हो गया, लेकिन वेव कैसे प्रोपगेट कर रहा है ईथर मीडियम उन्होंने बताया, वो वेव के प्रोपगेशन का तरीका आज भी एडॉप्ट किया जाता है। और उन्होंने क्या बोला? वेव कैसे प्रोपगेट कर रहा है? आगे बढ़े। इन्होंने बोला वेव कैसे प्रोपगेट कर रहा है, तो इनके हिसाब से वेव के प्रोपगेट के तरीका को हम लोग समझाने के लिए 3 पार्ट में बांट रहे हैं। हम लोग हाइगेंस हाइपोथेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाइगेंस हाइपोथेसिस हम बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, इन्होंने कहा जब वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। मीडियम के पार्टिकल, वेव एक एनर्जी है, जब किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में है, वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज माने समझ रहे हो ना? एक इक्विलिब्रियम से आधे पर है, एम्पलीट्यूड के आधे पर, तो दूसरा भी इक्विलिब्रियम से एम्पलीट्यूड के आधे पर, तीसरा भी इक्विलिब्रियम के एम्पलीट्यूड, जो सेम फेज में है। फेज समझ रहे हैं? फेज का मतलब है
इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन एम्पलीट्यूड के टर्म में, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अबाउट द इक्विलिब्रियम। जैसे हम कहे इक्विलिब्रियम से a/2 दूरी पर पार्टिकल है, ए अलग अलग हो सकता है, मैंने बराबर दूरी नहीं कहा, a/2 का, ए 10 सेंटीमीटर है तो 5, ए 20 सेंटीमीटर है तो 10। तो इक्विलिब्रियम से एम्पलीट्यूड के टर्म में पार्टिकल कितने दूरी पर यह बतलाता है, और साथ में वेलोसिटी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है कि अवे द इक्विलिब्रियम। यदि एक पार्टिकल कह रहे हैं एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और दूसरे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है, अब ये पार्टिकल 10 का आधा कितना हो गया, 5 पर है, और वेलोसिटी अवे द इक्विलिब्रियम, और ये 20 से आधा कितना होता है, 10 पर है और अवे द इक्विलिब्रियम, तो कहेंगे दोनों पार्टिकल सेम फेज में। फेज क्या बतलाता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम विद इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के टर्म में पार्टिकल का पोजीशन बताता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम बताता है। सेम फेज में नहीं, सब जब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो सबका फेज अलग अलग होगा। वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए एक सरफेस बनाइए, उस सरफेस का नाम इन्होंने वेव फ्रंट रखा। What is wave front? Wave front is the surface on which each particle vibrate in same phase. तो क्या कहा भाई, जब सभी पार्टिकल, जब वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करेगा तो सभी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए एक सरफेस बनाया जाए तो इस सरफेस का नाम होगा वेव फ्रंट। अब कोई बोले डिफाइन द वेव फ्रंट, व्हाट इज द वेव फ्रंट? आर वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑन व्हिच ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। वेव फ्रंट क्या है तो आप सबको पता चल गया। वेव फ्रंट जो है एक ऐसा सरफेस, एक हाइपोथेटिकल सरफेस, सरफेस वहां बंद बना नहीं है, वो एज्यूम कर रहे हैं, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट जिस पर स्थित सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करे उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्या आया कि नहीं समझ में? वेव फ्रंट कैसा सरफेस है, क्लियर है कि नहीं सर? Wave front is the surface on which each particle vibrate in a same phase. उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेव फ्रंट कहते हैं। इन्होंने बोला यदि पॉइंट सोर्स है, कौन सोर्स है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स जैसे लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो भाई चारों तरफ लाइट देता है एनर्जी। आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, आइसोट्रोपिक माने इक्वल रूप से जब एनर्जी देता है तो उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक। आइसो माने समान, ट्रॉपिक माने रीजन। आइसोट्रोपिक सोर्स है तो चारों तरफ इक्वल एनर्जी देगा, और ऐसे में हम बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट होगा वो समान दूरी पर समान पार्टिकल सेम फेज में होंगे। ऐसे केस में हम कहेंगे वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। तो भाई 3D पिक्चर है, कौन सा पिक्चर है? 3D पिक्चर है तो भाई इधर भी सेम फेज, इधर भी सेम फेज, भाई पॉइंट सोर्स है, चारों तरफ इक्वल ही है एनर्जी, तो वाइब्रेशन भी इक्वल ही हुआ। तो जो सेम फेज वाले पार्टिकल को आप मिलाओगे तो सब किस फेज, किस सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। इसीलिए कहा पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। सेम फेज वाले को मिलाते चले जाओ, मिलाते चले जाओ, ये क्या बनता जाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। सुने, लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स, ट्यूबलाइट, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स है तो एनर्जी क्या होगा बेटा? ऐसे निकल रहा होगा और चारों तरफ निकल रहा है, तो सेम फेज वाले सभी पार्टिकल को भी तुम इन्वेलप करो, मिला दो, इन्वेलप करो, तो कैसा सरफेस बनेगा भाई? सिलेंड्रिकल। तो इनफाइनाइट लाइन सोर्स हो तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा बेटा? ये सिलेंड्रिकल बन जाएगा। सुन रहे हो क्या? यदि पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स बहुत दूर रखा जाए, बहुत दूर है, तो जब बताओ स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का रेडियस बढ़ता जाएगा, बहुत आगे गया तो क्या ये दम ऐसा बढ़ेगा कि नहीं? तो जब बहुत बढ़ रहा है तो क्या इसमें फ्लैटर बना बढ़ रहा है कि नहीं? रेडियस बढ़ता जाएगा तो फ्लैट पोर्शन बढ़ता जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो लगभग बहुत दूरी होने पर वो लगभग क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा एकदम। इसीलिए कहा जाता है सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। पहले वेव फ्रंट के बारे में क्या बातें समझ आया? हाइगेंस ने पहला स्टेटमेंट वेव फ्रंट पर ही दे डाला सब।
इनके हिसाब से लाइट जब किसी मीडियम में जा रहा है तो सभी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए डेवलप करते हुए एक सर्फेस बनाए, तो उस सर्फेस का नाम वेव फ्रंट है। सीधा सीधा बोले तो वेव फ्रंट इज द सर्फेस ऑन व्हिच ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। फॉर पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, फॉर लाइन सोर्स वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल, एंड फॉर सोर्स is at a large distance wave front should be plane wave front। क्लियर है? अब सर वेव फ्रंट तो बना दिए, अब हम वेव फ्रंट के टर्म में बात करें, वेव फ्रंट तो बना दिए, अब लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन किससे दिखाएं? तो लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन रे से दिखाते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। रे का डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे स्फेरिकल है ना तो रे ऐसे बनेगा, स्फेरिकल है तो रे इस तरह से बनेगा जैसा हम फिगर बना रहे हैं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? स्फेरिकल है तो रे इस तरह से बनेगा जैसा हम फिगर में दिखा रहे हैं। मतलब रेडियस के अलाउंड बनेगा और रेडियली आउटवर्ड बनता चला जाएगा। ये रे वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन बता रहा है। सिलेंड्रिकल होगा तो भी, सिलेंड्रिकल होगा तो भी क्या होगा? सिलेंड्रिकल है तो भी रेडियली आउटवर्ड जाएगा। और यदि प्लेन वेव फ्रंट है, जानते हो रे क्या होगा? इसके नॉर्मल होगा, और इसके नॉर्मल होगा तो ये क्या बन जाएगा? पैरेलल बीम। इसीलिए कहते थे कि जब बहुत दूर से लाइट है तो रे आएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, और इसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये था प्लेन वेव फ्रंट जब रहेगा तो रेस कैसा रहेंगे? पैरेलल बीम रहेंगे, तो हम कहेंगे इसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है। क्लियर हुआ? अब इन्होंने बोला वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू सोर्स का काम करता है। थ्योरी यहां से शुरू उनका क्या बोला? वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू सोर्स का काम करता है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करते हैं। कहा कि भाई जो वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल है ना, हर पॉइंट है, यह हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा, और इससे भी वेव फ्रंट निकलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ये भी हर पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा, तो वो वाइब्रेट कराएंगे तो सेम फेज वाले पार्टिकल होंगे, उनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट। उसको कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हम कहेंगे कि वेव फ्रंट पर स्थित सभी पार्टिकल एक न्यू सोर्स का काम करेंगे, और उससे क्या निकलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। किस डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, इनकी भी यहां बात गड़बड़ लग रही है। जब ये पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं तो चारों तरफ निकलना चाहिए था वेव, तो पॉइंट सोर्स हो गया। लेकिन कहा नहीं नहीं, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में? ये एक्सप्लेन नहीं किए थे हाइगेन साहब। ये हाइगेन साहब की थ्योरी का ड्रॉबैक है। क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट, सेकेंड स्टेप था, पहला स्टेप में तुम लोग क्या डिफाइन करो? वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट का शेप क्या है, पॉइंट सोर्स के लिए क्या है, स्फेरिकल, लाइन सोर्स के लिए क्या है, सिलेंड्रिकल। सर इनफैक्ट बहुत दूर सोर्स है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट पर स्थित हर पार्टिकल एक नए सोर्स का काम करता है। वेव फ्रंट पर स्थित हर पार्टिकल क्या काम करता है बेटा? एक नए सोर्स का काम करता है, और उससे क्या निकलता है? सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं। यदि सेकेंडरी वेवलेट्स का, अब थर्ड पॉइंट आ रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं, तो यहाँ एक ड्रॉबैक है भाई, है ना? पूछेगा हाइगेन साहब का ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक ये है कि इनका जो वेव फ्रंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स का काम कर रहा है, क्यों फॉरवर्ड निकल रहा है, बैकवर्ड क्यों नहीं जा रहा है? ये एक्सप्लेन नहीं किया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, और इस सेकेंडरी वेवलेट्स का इन्वेलप कर दिया जाए तो टर्सरी वेव फ्रंट आ जाएंगे। और टर्सरी वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट क्या काम करेगा? एक न्यू सोर्स का काम करेगा, और इससे भी क्या निकलेंगे? टर्सरी वेवलेट्स निकलेंगे। टर्सरी वेवलेट्स का कहा जाए तो नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरह से वेव फ्रंट के फॉर्म में ये लाइट मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है। यह कौन बता दे रहा था सब बेटा? हाइगेन साहब का थ्योरी। धीरे धीरे हमने पूरा बोला, इन्होंने कैसे बताया वेव कैसे मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है, तो वेव फ्रंट के थ्रू। व्हाट इज वेव फ्रंट सब बता चुके हैं।
क्या बताया भाई, जब वेव मीडियम में चलता है तो सब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करा है, उनको मिलाकर एक सर्किट बनाए तो उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा है, व्हाइट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल, लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा है, हाँ? और यदि हम बात करें कि पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट क्या आ जाएगा, प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट कर सकते हैं, उसके लिए बीम पैरेलल हो गया, तो ये वेव के जाने का डायरेक्शन किससे दिखा रहे हैं, रे से। जब रे पैरेलल है, बीम पैरेलल है, तो हम कहते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट है। जबकि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए रे रेडियली आउटवर्ड निकलना होगा और सिलिंड्रिकल के लिए भी रेडियली आउटवर्ड। क्या आया कि नहीं सबको? हर वेव फ्रंट का जो पॉइंट है एक न्यू सोर्स का काम करता है और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं। इन सेकेंडरी वेवलेट्स का डेवलप किया जाए तो टर्सरी वेव फ्रंट, इन टर्सरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा और उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स निकलेंगे, उनका डेवलप करें तो नेक्स्ट वेव फ्रंट। इस तरह से वेव फ्रंट आगे निकलते जा रहे हैं और इस तरह से वेव मीडियम में प्रोपेगेट करता चला गया। ये कुछ आया? यही नहीं, हाइगेन साहब ने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ प्रूव किया है। हाइगेन साहब ने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ क्या किया बेटा, प्रूव किया। कैसे किया देख लो, बड़ा फेमस था 12th में। प्रूव करो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ, या रिफ्लेक्शन लॉ पूछता है या रिफ्रैक्शन लॉ अलग किसके हेल्प से, हाइगेन्स वेव थ्योरी से। हाइगेन्स के वेव थ्योरी से कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ प्रूव होगा भाई? एक जगह इंसान हो कि नहीं साहब, जगह हो, जगह रहो बस। गले साहब, गले नहीं हो मत घबराना। हमने कहा एक वेव फ्रंट यहां पर गिरा, क्या गिरा, वेव फ्रंट गिरा भाई, ऐसे गिरा, प्लेन वेव फ्रंट गिरा दिया। ए बी वेव फ्रंट है, जो प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई सरफेस पर या एक्स एक्स डैश सरफेस पर गिर गया। अब बताओ ये एंगल कितना हो गया भाई, आई। यहां पर रे गिर गया, क्या गिरने के बाद रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर जाएगा। है ना, शायद इसी को तुम लोग कहोगे एंगल आर। और इधर भी ये रे भी कहीं कम तो है नहीं, भी आगे जाएगा तो कहीं गिरने करेगा सरफेस पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से रिफ्लेक्ट हो तो भाई साहब ऐसे चलेगा। यदि आप समझदार है तो फिर ये भी एंगल आई ही होगा, और ये एंगल आर की रेस तो वही सीधा है, भले हल्का सा हाथ में लहरा गया है, लाइन ये सीधा ही है। अब ये एक जगह इंसान हो तुम, ये एंगल क्या हो गया बेटा, आई, और ये एंगल हो गया आर। रे भाई साहब जा रहे हैं, यह रे भी रिफ्लेक्टेड और यह रे भी रिफ्लेक्टेड। दोनों रे कैसे रे हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे हैं। हम क्या किए भाई, यहां से इस रिफ्लेक्टेड रे पर क्या डाल दिए, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल डाले हम बता रहे हैं, क्योंकि ये भी तो भाई ये इसी वेव फ्रंट से निकल के जा रहा है, ये भी उसी वेव फ्रंट का पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। नॉर्मल साथ इसलिए डालने कि हम वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, फिर से वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, तो हमने यहां से, कहां से रिफ्लेक्टेड जा रहा है, यहां से नॉर्मल डाल दिया। और कहा ये जो नया बना, या मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, यहाँ बी डैश है और यहाँ ए डैश है, तो कहेंगे बी डैश ए डैश कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कहेंगे ए बी कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। अब ये जा रहा है वीडियो में, आगे बढ़ा जाए, आवाज ये नहीं सब। अब इधर आ जाओ, सीधे सीधे ये रे गिरा और यहां से आई एंगल पर, ये गया इधर, क्या हुआ, आर एंगल पर। सर ये क्या है, जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचा, उस समय तक ये वाला यहां तक पहुंचा कि नहीं भाई? क्यों क्यों क्यों? तो यहाँ पे सेम वेव फ्रंट आ गया, सेम फेस वाले आ गया। तो जो यहाँ रिफ्लेक्ट किया था, जितना समय इसको यहाँ जाने में लगा, उतने समय में ये यहाँ आया। या ये तो जितना समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उस समय ये तो पहले से रिफ्लेक्ट कर गया था, उस समय तो रिफ्लेक्टर है यहाँ पहुंचा। मतलब यदि क्योंकि सेम फेज है, जो फेज इसका यहाँ पर भाई दोनों सेम फेज में थे, यहाँ दोनों यार बिछुड़ गए। अरे यहाँ तक तो सेम फेज में है ना, ये वेव फ्रंट है ना, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, तो यहाँ ए और बी दोनों पॉइंट क्या थे, सेम फेज में थे। अब ये रिफ्लेक्ट होके चले गए, ये भाई सब चलते रहे, फिर यहाँ पर सेम फेज हो जाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है भाई वही लोग मिल गए
तो जितने समय में ये भाई साहब यहां से यहां तक है वीटी दूरी मान लो, उतने समय में ये बी बी डैश चले वी इंटू टी, तभी तो सेम फेज है। नंबर क्यों डाला? पता लगाने के लिए कि इसके फेज में कौन है, तो यहां पर नंबर डाल दिया। अब कहा ये और ये सेम फेज, अच्छा ये फेज यहां से बिछड़ा था, यहां मिल गए, जिसका जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने लगा उतने समय ये भाई साहब यहां पहुंचे, तो जो फेज यहां था वही फेज वहां मिल गया, आया ना। अब बताओ भाई ये एंगल आई है ना, ये वेव फ्रंट है, ये रे है, तो ये एंगल 90 माइनस आई, क्योंकि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा? आई। ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा होगा, ए बी बी डैश, देखो जरा आंख से दिख रहा है, ए बी बी डैश, ये बेटा साइन आई इक्वल टू क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल को देखो, रुको भाई, तो रेड कलर से ट्रायंगल बना रहे, देख रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका ये एंगल क्या है? आई है। अब बताओ साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, साइन आई इक्वल टू इसके लिए कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर वीटी, और बेस का काम कौन किया? ए बी डैश, तो हम लिखते हैं भाई वीटी अपान ए बी डैश। अब यदि दिमाग सही काम करता है तो एक ट्रायंगल और देख लो, और वह ट्रायंगल है ए, इसका नाम दे दो कुछ भाई, नाम तो जल्दी, ए डैश है, ए डैश और बी डैश, दिख रहा है ये वाला भी ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल का बात करें ए डैश बी डैश। ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, यदि तुम लोग का आंख चलता है तो बताओ ये आर है कि नहीं? ये आर, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर। अच्छा ये 90 माइनस आर और ये 90 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, आर होगा कि नहीं? तो कंफ्यूजन है क्या? दिख रहा है कि नहीं साफ साफ? ये एक फायदा मिला अभी हमको इस बोर्ड का, बहुत परेशानी होता था समझाने में, ट्रायंगल दोनों मिल जाता था आंख में। दिख रहा होगा, रेड वाले में दिख रहा होगा, ये वाला आई है, साइन आई, ये हो गया वी भाई, ये ट्रायंगल के लिए ये साइन है, क्यों आई? ये सर आई, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये एंगल आई, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई, दिस इज आई। ये भगवान आंख दिया है क्या? पढ़ने के लिए, फिजिक्स से पढ़ने के लिए। अब आओ, ये एंगल आर दिख रहा है, ये वाला एंगल आर, ये आर तो ये वाला एंगल, और ये 90 माइनस आर, ये 90 तो ये वाला एंगल। आंख चल रहा है सबका? जल्दी से हमें बताओ भाई, साइन आर बराबर क्या आने वाला है? साइन आर इक्वल टू साइन आर, अरे ये आ रहा है, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर ये काम करेगा, ए डैश कर रहा है, ए डैश बी डैश कर रहा है, और ए डैश किसके बराबर है? वीटी के, तो लिखा हमने वीटी अपान, तो ए डैश लिखे तो वीटी लिखना भाई, और अपान ए बी डैश। अच्छा ये देखो, साइन आर और साइन आई दोनों एक ही बात है कि नहीं? ऊपर भी वीटी अपान ए बी डैश, यहां भी वीटी अपान ए बी डैश, प्रूव हो गया भाई। साइन आई किसके बराबर है? साइन आई इक्वल टू आई इक्वल टू आर। रिफ्लेक्शन लॉ प्रूफ, ये सब इंसान जगह है, ये सब पढ़े थे ना? सबसे आसान है कि नहीं? खेल खत्म, इसका कर बिठा दे, बिठा दे बेटा इसका ना। अब आगे आ जाओ, अब बात करें रिफ्रैक्शन लॉ कैसे प्रूव हुआ। मान लो रुको भाई, व्हाइट वाले, ये यक्स डैश सरफेस है और इस पर ये वेव फ्रंट गिर गया, वेव फ्रंट गिर गया, वेव फ्रंट गिरा तो रे ऐसे होगा भाई, रे तो हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल होता है, वेव फ्रंट के नॉर्मल हमेशा रे होता है, वेव फ्रंट के नॉर्मल हमेशा रे होता है, वेव फ्रंट के। अब जरा बताओ हमें, ये इंसिडेंट एंगल आई होगा,
ये मीडियम रेयर और ये मीडियम डेंसर, इसमें लाइट की वेलोसिटी v1, इसमें लाइट की वेलोसिटी। सर यहाँ बिछुड़ गए, यहाँ ये दोनों पॉइंट ए और बी जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है दोनों सेम फेज में है, लेकिन ए वाला जो पॉइंट है उसका वेव चला गया दूसरे मीडियम में, बिछुड़ गए दोनों दोस्त। ए और बी सब एक दोस्त थे और सब सेम फेज में थे, ए वाला दूसरे मीडियम में चला गया। भाई सबको पता है रेयर से डेंसर क्या नॉर्मल तरफ झुक गया, ये आर हो गया। ये भाई साहब चल रहे थे, लेकिन बी साहब भी कहीं ना कहीं तो भाई गिरेंगे ही सरफेस पर। ये भी कहे हम भी आ रहे हैं तुम्हारे ऐसे मिलने, दूसरे मीडियम में आ गए, ये भी एक आर होगा, ये भी आई। जिस समय ये भाई साहब यहाँ आए हैं उस समय तक ये भाई साहब कहीं ना कहीं तो जा चुके हैं। कहा जा चुके हैं पता लगाओ। सर यहां से नॉर्मल डालिए, वेव फ्रंट मिल जाएगा। अब यहां समझिएगा, बी वाला यहां गिरा बी डैश, और उस समय ए वाला कहां था, ये नॉर्मल क्यों डालने, समझ रहे, नॉर्मल डाल के ये पता लगा रहे हैं कि यहां तो दोनों सेम फेज में थे, अब यहां बिछुड़ के ये चलता गया, ये जब आया तो सेम फेज पाने के लिए नॉर्मल डालते हैं, वेव फ्रंट बना दो, और वेव फ्रंट बनेगा तो सेम फेज, मतलब साफ हुआ कि भाई जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगा, बी से बी डैश लगा, जितना टाइम इसको बी से बी डैश जाने में लगा उतना समय इसको ए से ए डैश आने में लगा, क्योंकि यहां पर भी दोनों सेम फेज में हो गए, क्योंकि वेव फ्रंट डाल दिया। इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड। जबकि ये भी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये भाई बी डैश है। अच्छा यदि समय सेम लगा और इधर वेलोसिटी v1 है तो b b डैश कितना होगा, v1 into t, और वही समय a से b तक जाने में, सॉरी a से b डैश जाने में लगा, ए डैश, अरे भाई बहुत खतरनाक बात है, जाटो भाई चल ए डैश। अब जरा समझना, ए डैश टी समय में आया है, इसकी वेलोसिटी v2 है तो ये दूरी v2 into t है। अच्छा बताओ ये आई तो ये एंगल कितना होने वाला है, अरे 90 माइनस आई करे आर कर दिया, आ नीचे है ना कुछ नहीं है, यहाँ आई है तो ये 90 माइनस आई होगा रिलेशन में। अब ये 90 माइनस आई तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई। अब बताओ साइन आई बराबर साइन आई निकाल रहे हो ना, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, साइन आई इक्वल टू, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं जरा बताओ, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डैश, रन दे क्या इसको भी, अच्छा जरूरत नहीं है यहाँ रखने का, दिख रहा है साफ साफ। साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, v1t अपान ए बी डैश। बड़े साहब अब देखो इधर ध्यान से, ये आर है दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल और ये 90 ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्या साइन आर का वैल्यू बता सकते हो, कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल भाई। अब बताओ साइन आर इक्वल टू क्या होगा, साइन आर इक्वल टू v2t अपान ए बी डैश, v2t अपान ए बी डैश। तुम ही लोग बताओ साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, सर डिवाइड करते ए बी डैश से गया, v1t v2t dt भी एक बेहतरीन रिलेशन v1 बाई v2, ठीक उल्टा है न्यूटन का कॉर्पस थ्योरी से। अब बताओ रेयर से डेंसर जा रहा है तो आई बड़ा तो v1 बड़ा, इसका मतलब ये बता रहा है कि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा, v1 बड़ा हो गया, अरे आई इज ग्रेटर देन आर, इट मींस v1 इज ग्रेटर देन v2 भाई। इसका मतलब v1 किसमें वेलोसिटी है, v1 किसमें वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी किसमें है, v1 वेलोसिटी किसमें है, v1 रेयर में, और v2 हाइगेंस साहब ने दिखाया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v2 बाई v1 नहीं होता, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। अरे पहला मीडियम रेयर है, दूसरा मीडियम डेंसर है, तो साफ साफ है आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा, तो इस केस में v1 बड़ा v2 छोटा, मतलब रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर में कम। यही तो थ्योरी दिए थे, यही तो
फोकल रोटेटिंग एक्सपेरिमेंट से भी निकल कर आया कि लाइट की वेलोसिटी रेयर में ज्यादा और डेंसर में कम है। मतलब एक बात अब फिर लगेगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई कॉस्टिक तो है ही है। तो इन्होंने भी इस टेस्ला रिफ्लेक्शन लॉ को भी प्रूव कर दिया और इन्होंने भी रिफ्लेक्शन लॉ इसके पहले प्रूव कर दिया। कुछ भी आया और इनका जो प्रूफ हुआ वो लगभग लगभग सही भी था। अरे आया कि नहीं सर? जमाना बढ़ा, अभी ये चल ही रहे थे, लेकिन इनका एक बात घटा, ईथर मीडियम नहीं होता भाई दुनिया में। तो इसको प्रूव किया लोगों ने, लॉरेंस साहब के तरफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी प्रूव किया गया कि ईथर मीडियम पॉसिबल नहीं है। इन्होंने ईथर का मीडियम गड़बड़ हो गया। सुने, इन्होंने लॉन्जिटूडनल वेव मानकर काम किया था, वो भी गड़बड़ हो गया। उसी समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक्सपेरिमेंट होने लगा और वो भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था इस वेव थ्योरी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कौन कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो रहा था वेव थ्योरी से। लेकिन अभी बस इतना जानो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। फिर वेव थ्योरी भी जाल में फंस गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट, ये सब एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी से कंप्लीट नहीं हो रहा था। गजब सा मामला फंसा, जहां इंटरफेरेंट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन हम पार्टिकल मान रहे हैं तो नहीं हो रहा है। वो सुन रहे हो? वही पर जब हम वेव मान रहे हैं इसको, तो हम कह रहे हैं कि वेव मान लिए तो नहीं हम एक्सप्लेन कर पा जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये तीनों एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। अब साइंटिस्ट घाल में क्या माने, वेव माने कि पार्टिकल माने। इसी समय सुन रहे हो क्या भाई, एक और ने एक्सपेरिमेंट हो चुका था, पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट हो गया था। और जहां से किसका हो गया था, कौन सा, फ्रेशनेस साफ तरफ हो गया था उस समय तक। पोलराइजेशन को भी प्रूव कर दिया। जब पोलराइजेशन प्रूव हो गया कि पोलराइजेशन लाइट का हो रहा, तो मान लिया लाइट के अंदर कौन सा वेव का नेचर है, ट्रांसवर्स, लॉन्जिटूडनल नहीं। और इधर नहीं है, लाइट तो वैक्यूम में भी चल रहा है। जब मीडियम इधर नहीं तो वैक्यूम में भी चल रहा है, इसका लाइट तो वैक्यूम में भी चल रहा है, पूरे यूनिवर्स में इधर है ही नहीं। क्या फिर एक बार पूरी थ्योरी फंस गया कि नहीं? पूरा थ्योरी फंस गया कि अब क्या होगा, ध्यान देना, जहां अंधकार होता वहीं से उजाला का जन्म होता है। ये साइंस के हर समय आया, जब बहुत बड़ी समस्या आता है तो समझ जाओ बहुत बड़ा चीज उधर होने वाला है। इसीलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। अरे भाई याद रखो, ये लाइट ही है। हम लोग जो बोलते हैं भाई भगवान भगवान, हम तो मानते हैं कि एनर्जी है कि? कभी आप अंदर से अनुभूति करते हैं, गजब का एनर्जी आ जाती है। सीधा सीधा बात है, लाइट भी वही तरह फंसा हुआ था कि भाई अब लाइट है क्या, लोग पंचर पड़ गए हैं। लाइट के अंदर ना वेव नेचर आ रहा है, ना ये आ रहा है, क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर। लाइट तो वैक्यूम में भी चल रहा है, अब मीडियम नहीं मान सकते भाई। इन सभी समस्याएं जब आने लगे तो उसी समय कई साइंटिस्टों का ग्रुप अलग अलग तरह से बाहर पड़ रहा था। जैसे हर्ट्ज साहब बात कर रहे थे, मैक्सवेल साहब बात कर रहे थे, फेराडे साहब बात कर रहे थे। तो मैक्सवेल साहब ने इस पर बहुत काम किया और इन्होंने कहा लाइट एक अलग तरह का वेव है और वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स है, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं। इस नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। का लाइट में वास्तव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है टाइम के साथ और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करता है। वास्तव में यहाँ जो ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं ऑसिलेट कर रहा, याद करो, मैग्नेटिकल वेव से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ई और बी। ई, बी और सी, सी माने लाइट की चलने का डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और मजेदार बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रॉन किससे हो रहा है? ये तो बता रहे हैं, कौन पहले आया ये बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होने से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक दूसरे को उत्पन्न कर रहे हैं और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं। और इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में प्रोपगेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। ये तो मैंने एक फिगर में ऐसे बना दिया।
ईबीसी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें पार्टिकल नहीं ऑसिलेट करता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक वेक्टर बनता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नेचर ट्रांसवर्स है। और बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में है। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में है। ऐसे ऐसे है वेव है वेव है, ई है, बी है, सी है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं, ये डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में है। इस थ्योरम को फोटॉन हाइपोथेसिस कहे, याद रखिएगा। फोटॉन हाइपोथेसिस सबसे पहले दिया गया था प्लैंक साहब को द्वारा, और वो किसमें? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फोटॉन हाइपोथेसिस सबसे पहले दिया गया था प्लैंक साहब द्वारा, और वो फोटॉन हाइपोथेसिस को, अरे सॉरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। लेकिन आइंस्टीन साहब ने उसी फोटॉन हाइपोथेसिस का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 100% एक्सप्लेन कर दिया, और यहां से रिवॉल्यूशन शुरू हो गया भाई। यहां से ये प्रूव हो गया, जो लाइट वहां से कॉम्पटन स्केपिंग प्रूव होने लगा, रमन इफेक्ट प्रूव होने लगा, मतलब यहां से एक रिवॉल्यूशन शुरू हो गया कि लाइट वास्तव में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, लेकिन सर कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में। और यह मानने पर इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रेक्शन भी होगा, तो यह है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सर ये एक साथ नाम के डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में है, और इसका नाम क्या दिया? फोटॉन दिया, क्वांटा दिया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइट किस मीडियम से, लाइट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? अब कहा भाई ये किस रूप में आगे बढ़ रहा है? फोटॉन के रूप में, क्वांटा के रूप में आगे बढ़ रहा है, कि नाम को बोल रहे हैं। और ये लाइट किससे मिलकर बना हुआ है? फोटॉन से मिलकर बना हुआ है। फोटॉन है क्या? एनर्जी पैकेट है। कौन सा एनर्जी पैकेट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैकेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में है क्या? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। कुछ आया? अब पूरा बातें समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लाइट नहीं कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा सीरीज है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा सीरीज है भाई। सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स-रे। कौन? एक्स-रे। याद करो, E बराबर h न्यू इसकी एनर्जी बोला जाता है, फोटॉन की एनर्जी। H प्लैंक कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू फ्रीक्वेंसी है भाई, वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगा ना। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। E इक्वल टू H इंटू न्यू। और जानते हो ना V बराबर n लैम्डा, हम समझते हैं कि सब लोग 10th पास हैं, तो V बराबर n लैम्डा पढ़े थे कहीं पर। V वेलोसिटी है, यहां पर लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस में c मान लिया, वैक्यूम में c मान लिया, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाए तो ये लैम्डा हो गया। जान लोगे न्यू बराबर c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जानते हो ना कितना होता है? कितना होता है? हाँ एकदम सही, क्या होता है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। अरे अरे भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, खुश हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर डेसिमल लगाओ, क्या जगह 2.99792 इंटू 10⁸ होगा। उसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या रखे रहते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही से बोल दिए, कोई गुनाह है क्या? पढ़े थे सब ना? नहीं पढ़े थे? क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े? समझ गए कि नहीं भाई? तो यहां पर न्यू की जगह c लैम्डा, तो sc बाई लैम्डा। ये बता रहा है सबसे एनर्जेटिक वेव कौन सा, सॉरी जिसका लैम्डा कम वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? एक्स-रे ना, गामा 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 गामा। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा गामा रेज है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, और इसका वेवलेंथ सबसे कम। उसके बाद एक्स-रे। एक्स-रे का ऑर्डर लोग बोलते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब सुन रहे हो ना भाई, 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम होगा गामा का। वैसे गामा की एनर्जी जो होता है ना, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, एमईवी में होता है। वेवलेंथ कम, एनर्जी फोटॉन का ज्यादा। जबकि एक्स-रे का जो एनर्जी आता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है।
एक्सरे के बाद नंबर आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको तुम बड़ा खतरनाक मानते हो, उससे भी खतरनाक ही, उससे भी खतरनाक ही। अल्ट्रा वायलेट रेज नाम सुनते होंगे, बड़ा दौड़ना चाहते बारे में अल्ट्रा वायलेट रेज का ओजोन लेयर आ गया। अल्ट्रा वायलेट से दवाएं घबराए पड़े हो, उससे भी ज्यादा नेगेटिव है। और अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है नंबर विजिबल रेंज, इसी को लाइट कहते हो भाई, जिसका ऑर्डर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए कलर भी अलग अलग होता है। 4000 पर वायलेट होगा और 7800 पर रेड होगा, जबकि 5500 एंगस्ट्रॉम पर, 5500 के एंगस्ट्रॉम पर, 5500 एंगस्ट्रॉम पर ग्रीन कलर होगा, और 5900 पर देखोगे तो येलो कलर होगा, मतलब वेवलेंथ के हिसाब से कलर। विजिबल, और विजिबल के बाद देखोगे तो इंफ्रारेड, नाम सुने हो क्या? और इंफ्रारेड के बाद काम करोगे तो क्या आएगा? माइक्रोवेव्स। ए भाई ये कलर तो चेंज हो गया। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव से भी नीचे आओगे तो रेडियो वेव, समझ रहे होगे? कम्युनिकेशन में इन्हीं दोनों तीनों का राज है भाई। इंफ्रारेड तुम्हारी सिकाई कर देता है ना, जहां बीमार और पेट उठ जाता है सिकाई कर देता है इंफ्रारेड से। और ये विजुअल, इसी को लाइट कहते हैं। अभी लाइट का डिफिनेशन देना होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ का रीजन 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, वो लाइट है। क्या है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सब है सर, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, उसके सारे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो लाइट एनर्जी है। एक पूछा रहा है कि नहीं? और सर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, पूछो भी मत, समझ गए? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम लेकिन 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है ये अल्ट्रावायलेट। याद रखिएगा, इसका एनर्जी का भी देखोगे तो इसके फोटॉन एमईवी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेके बैठेंगे, और ये भाई साहब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेके बैठेंगे। और अल्ट्रावायलेट में बात करें तो 10-12 के आसपास का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि विजिबल में बात करें बेटा तो 2 पॉइंट समथिंग पर आ जाते हैं, 1.9 के आसपास है ना, 1.5 1.9 2.2 ऐसे आ जाते हैं इस ऑर्डर में। ये 10 के ऑर्डर में आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, इनकी एनर्जी और कम लेकिन वेवलेंथ ज्यादा। माइक्रोवेव्स की एनर्जी और ही कम लेकिन वेवलेंथ और ज्यादा। रेडियो वेव्स का और ज्यादा। रेडियो वेव्स को भी कई पार्ट में बांट के बात करते हैं, हम लोग को नहीं जाना। याद रखना है, पूछता है एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम या वेवलेंथ का बढ़ती, ध्यान दोगे एनर्जी बढ़ेगा और वेवलेंथ क्या होगा? इधर से इधर में एनर्जी बढ़ेगा और वेवलेंथ इधर से ज्यादा क्या रहेगा? वेवलेंथ इधर जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, वेवलेंथ इधर बढ़ेगा और एनर्जी इसमें बढ़ेगा। ये एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है? गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रेंज। विजिबल रेंज वाले में लाइट करते हैं। लाइट समझ में आता क्या है? जिसको लेने गए थे ले आए खोज के। किसकी कहानी शुरू हुई थी? लाइट। अब लाइट की बात आ गई। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका रेंज 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट कहलाता है। क्या लाइट कंप्लीट हो गया? हम लाइट को खोजने चले थे, अब लाइट का पूरा बात यहाँ पर सिखा चुका है। लाइट की बात कंप्लीट। कल से हम लोग फिर शुरू करेंगे बातें थोड़ा सा आगे, लेकिन उससे पहले हल्का सा हम हाइजेन प्रिंसिपल पर याद दिला देना। वेव फ्रंट के बारे में चर्चा करेंगे। वेव फ्रंट कैसा सीखता है, कुछ जगहों पर जो पूछता है थोड़ा, उसके बाद हम चलेंगे एकदम प्योर रे ऑप्टिक्स पर। किस पर चलेंगे? हिस्ट्री ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका करीब।